नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। और मुंबई हाई अलर्ट पर, 14 आतंकियों के पास 400 किलो आरडीएक्स, 34 गाड़ियों में बम होने की मिली धमकी। उड़ीसा सीएम का विमान नहीं उतर सका भुवनेश्वर में, 21 मिनट तक हवा में रहा, भेजा गया कोलकाता। नोएडा एनसीआर में यमुना का कहर, खेत फार्म हाउस सब डूबे। ट्रंप इज डेड ट्रेन से मचा हड़कंप, व्हाइट हाउस के पास पिज्जा दुकानों पर असामान्य भीड़। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई में त्योहार की रौनक के बीच सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर आया एक धमकी भरा मैसेज पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। मैसेज में दावा किया गया है कि 14 आतंकी मुंबई में घुस चुके हैं और उन्होंने 400 किलो आरडीएक्स के साथ 34 गाड़ियों में बम छिपाए हैं। इस धमकी के बाद पुलिस ने पूरे शहर को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। क्राइम ब्रांच से लेकर एटीएस तक तमाम एजेंसियां जांच में जुट गई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि शनिवार को गणेश उत्सव का समापन है और लाखों लोग सड़कों पर निकलेंगे। ऐसे में भीड़भाड़ वाली जगहों, मंदिरों और बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सघन तलाशी अभियान चला रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध हरकत की तुरंत सूचना दें। फिलहाल पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मैसेज में जिस लश्कर जिहादी का नाम लिया गया है, क्या वो असली संगठन है या किसी ने दहशत फैलाने के लिए इसे गढ़ा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का विमान शुक्रवार सुबह खराब मौसम के चलते भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका। दिल्ली से लौट रहे सीएम मांझी का विमान लगभग 9:45 पर भुवनेश्वर पहुंचा था, लेकिन भारी बारिश और खराब दृश्यता के कारण रनवे पर लैंडिंग नहीं हो पाई। विमान करीब 21 मिनट तक एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता रहा, लेकिन बाद में पायलट को विमान को कोलकाता डाइवर्ट करने का फैसला लेना पड़ा। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निदेशक प्रसन्न प्रधान ने इस घटना की पुष्टि की है। वहीं शहरी विकास मंत्री केसी महापात्रा ने भी इसकी साझा जानकारी दी। आपको बता दें कि सीएम मांझी दिल्ली के 5 दिवसीय दौरे के बाद लौट रहे थे और उन्हें आज भुवनेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में शामिल होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण विमान को कोलकाता भेजे जाने से उनका कार्यक्रम प्रभावित हुआ। उड़ीसा सरकार ने समारोह को सुबह 11:30 से दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के चलते सुरक्षा और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मच गई है। हालांकि सीएम मांझी पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। नोएडा और दिल्ली एनसीआर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। नोएडा के सेक्टर 150, 135, 128 और 167 में जलभराव की स्थिति बन गई है। करोड़ों की कीमत वाले फार्म हाउस तक डूब गए हैं। उधर ग्रेटर नोएडा के गांवों में भी हालात बिगड़ सकते हैं। दनकौर क्षेत्र के लतीफपुर गांव के घर और स्कूल बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.31 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। हथनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से संकट और गहरा गया है। एनडीआरएफ की टीमें नावों से लोगों को सुरक्षित निकाल रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पशुओं की हालत खराब है और ग्रामीणों में डर का माहौल है। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सोशल मीडिया पर अचानक ट्रेंड हुआ ट्रंप इज डेड हैशटैग ने लोगों को चौंका दिया। हजारों यूजर्स ने एक्स पर यह हैशटैग इस्तेमाल किया और मीडिया चैनलों पर इसकी पुष्टि की तलाश की। इसी बीच सामने आई पेंटागन पिज्जा रिपोर्ट की पोस्ट ने और हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट का दावा है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन के पास स्थित पिज्जा दुकानों पर असामान्य भीड़ देखी गई। 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक लगातार इन दुकानों पर ग्राहकों की संख्या सामान्य से कहीं ज्यादा रही। दिलचस्प बात यह रही कि कुछ ही दिन पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया था कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या वे तैयार हैं। वेंस ने साफ कहा था कि ट्रंप पूरी तरह से फिट हैं और सक्रिय हैं, लेकिन अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स बताती है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स यानी कि OSINT ने इन दुकानों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी है। दावा है कि जब कभी अमेरिका में बड़ा सामान्य या राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो इन दुकानों पर असामान्य भीड़ देखी जाती है।
भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसर में लगभग 1 घंटे 40 मिनट बिताए और अन्य मंदिरों में भी पूजा अर्चना की। उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अयोध्या एयरपोर्ट से उनका काफिला सीधे राम मंदिर पहुंचा, जहां उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया गया। दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। सीआरपीएफ, एसटीएफ, एटीएस जैसी सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहीं। दर्शन के बाद भूटानी प्रधानमंत्री होटल रामायण पहुंचे, जहां उनके विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक भूटानी भोज का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अयोध्या और भूटान की साझा विरासत को दर्शाया गया। दौरे की निगरानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालयों द्वारा की जा रही थी। अयोध्या में उनकी यात्रा को धार्मिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये यात्रा भारत भूटान संबंधों में नई ऊर्जा और आस्था की एक सुंदर झलक मानी जा रही है। श्रीलंका से दर्दनाक हादसे की खबर है, जहां उबा प्रांत के बादुल्ला जिले में एक बस 1000 फीट से ज्यादा गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। ये हादसा गुरुवार रात करीब 9 बजे हुआ, जब दक्षिणी शहर तांगाले से 30 से ज्यादा लोग पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। अचानक एला शहर के पास उनकी बस सामने से आ रही एक जीप से टकराई और सड़क की रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। मरने वालों में 9 महिलाएं भी शामिल हैं, जो तांगाले शहरी परिषद की कर्मचारी थी। हादसे में परिषद के सचिव, 12 कर्मचारी, 2 बच्चे और बस चालक की भी मौत हो गई है। बाकी यात्री गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें बादुल्लाह टीचिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना, पुलिस और आपदा प्रबंधन दल के 7 स्थानीय लोग भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक महिला यात्री अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी गई है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत ने साफ कहा है कि निर्दोषों की मौत किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और इस संघर्ष का अंत सभी के हित में है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्व थनेनी हरीश ने कहा है कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकलेगा। शांति का रास्ता सिर्फ संवाद और कूटनीति से ही संभव है। भारत ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात को सकारात्मक करार दिया और इसे शांति की दिशा में अहम पहल बताया। भारत ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पुतिन, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के संपर्क में हैं और कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। भारत ने चिंता जताई है कि यूक्रेन संघर्ष का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ पर पड़ा है, जहां ईंधन और खाद्य संकट के हालात खराब कर दिए गए हैं। भारत का कहना है कि दुनिया को मिलाकर स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं, ये युद्ध का युग नहीं है। अफ्रीका का देश कोट डी आइवर अब दुनिया के नक्शे पर सोने की वजह से चमकने वाला है। यहाँ 100 टन सोने का विशाल भंडार मिला है। ये खोज ऐसे खनन क्षेत्र में हुई है जहाँ पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन जारी है। इसका फायदा ये है कि खनन के लिए बुनियादी ढांचा, सप्लायर और कुशल श्रमिक पहले से ही मौजूद हैं।
सरकार ने खनन के संचालन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जून 2024 में इसके लिए पर्यावरणीय परमिट जारी हो चुका है और खनन लाइसेंस की प्रक्रिया भी चल रही है। उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस खदान के खुलने से हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में उत्पादन से ही देश को करीब 300 अरब FCFA यानी कि अरबों रुपए का टैक्स राजस्व मिल सकता है। हालांकि ये आंकड़ा उत्पादन दर और खदान की लागत पर भी निर्भर करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये खोज कोट डी आइवर की किस्मत बदलने वाली है और आने वाले वक्त में ये देश पश्चिम अफ्रीका के सोने के उद्योग में बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आ सकता है। मुंबई के पास रायगढ़ जिले के नेरल क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से एक आवासीय परिसर बनाए जाने की योजना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का विज्ञापन सामने आने के बाद अब केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। विज्ञापन में कहा गया है कि सुकून एम्पायर नामक इस सोसाइटी में समान विचारधारा वाले मुस्लिम परिवारों को रहने की सुविधा दी जाएगी और यहाँ बच्चों के लिए हलाल वातावरण मिलेगा। इस विज्ञापन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कानूनगो ने सवाल उठाया है कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों के लिए अलग बस्ती बनाने की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच राष्ट्र के भीतर राष्ट्र जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनगो का कहना है कि आज अलग टाउनशिप की बात हो रही है, कल डॉक्टर, पुलिस और बस ड्राइवर भी धर्म के आधार पर मांगे जाने लगेंगे। इधर स्थानीय लोगों ने भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस आवासीय परिसर की वजह से हिंदू अपने घर और फ्लैट कम दामों में बेचकर इलाके से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो नेरल धीरे धीरे मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी से एक सनसनीखेज दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। सोचिए, दलदल से एक महिला का कटा हुआ सिर बरामद होता है, शरीर का बाकी हिस्सा गायब है और गुत्थी इतनी पेचीदा कि पुलिस भी सकते में आ जाए। इस सिर की पहचान परवीन उर्फ मुस्कान के रूप में हुई है। पहचान किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां ने की। बेटी का चेहरा देखते ही मां का कलेजा फट गया। शक की सुई पति पर रुकी और पुलिस ने जब मोहम्मद ताहा अंसारी को उठाया तो खून से सनसनीखेज राज सामने आए। ताहा ने कबूल किया कि उसने ही अपनी पत्नी का सिर काटकर उसकी बेरहमी से हत्या की है। लेकिन रहस्य अभी बाकी है। मुस्कान का शरीर कहाँ है? हत्या कहाँ और कैसे हुई? पुलिस अब डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से दलदल और आसपास के इलाकों में तलाश कर रही है। आरोपी को कोर्ट ने 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भिवंडी का ये खून से सना सच सवाल छोड़ जाता है कि आखिर एक शौहर क्यों बना अपनी ही पत्नी का जल्लाद। मुंबई में कल आस्था का सबसे बड़ा मेला लगेगा। अनंत चतुर्दशी पर लाखों गणपति बप्पा विसर्जन यात्रा पर निकलेंगे और पूरा शहर आस्था के सैलाब में डूब जाएगा। लेकिन इस भीड़-भाड़ और भक्ति के बीच सुरक्षा व्यवस्था की लोहे की दीवार की तरह खड़ी की गई है। लगभग 6,500 सामुदायिक मंडलों के गणपति और 1.5 लाख से ज्यादा घरों के बप्पा विसर्जन के लिए तैयार हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 40 डीसीपी, हजारों अधिकारी, SRPF और CAPF की कंपनियां, दंगा नियंत्रण बल, QRT और बम निरोधक दस्ते भी तैनात रहेंगे। निगरानी की डिजिटल आंखें भी तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा CCTV कैमरे, तालाबों और तटों पर बैरिकेडिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और लाइफ गार्ड्स की व्यवस्था की गई है। महिला सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम है। वर्दी और सादी वेशभूषा में महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी और इस बार भीड़ पर नजर रखने के लिए AI तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जाएगी। मुंबई पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि भक्ति में खोइए लेकिन नियमों का पालन जरूर कीजिए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर जरूर दें। मुंबई में आने वाले BMC चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बनी मजबूत युति के दम पर मुंबई में अब मराठी मानुसी महापौर बनेगा।
राउत ने बीजेपी और अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि अगर मुंबई में बीजेपी का महापौर आता है तो वो मराठी नहीं होगा। राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे भले ही ये कह रहे हैं कि उनकी और राज ठाकरे की दोस्ती कमजोर हो गई है, लेकिन असली वजह यही थी कि दो भाइयों को कभी एक ना होने दिया जाए। अब उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से शिंदे गुट और बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। अमित शाह के बयान पर भी राउत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुंबई में बीजेपी का महापौर मतलब अमराठी महापौर। ये आदेश दिल्ली से आया है और शिंदे ने उस पर हामी भर दी है, लेकिन ठाकरे बंधुओं की एकता से भगवा झंडा मुंबई में फहराएगा और महापौर मराठी ही होगा। इसी दौरान राउत ने अजित पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस अजित पवार पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था, अब वही एक आईपीएस अफसर को धमका रहे हैं। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि जो हमेशा कहते थे कि मैं बेइज्जती नहीं सहूंगा, अब अपनी ही पार्टी के चोरों को बचाने के लिए अफसरों को डराने में लगे हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।